तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ के YouTube चैनल, जहां पर हम लोग मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं और उसके कठिन कठिन और इजी सभी टाइप्स के प्रश्नों को इजीली मेथड से किस प्रकार से हल किया जाए वो सब देखते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शुरू किया जाए। दोस्तों, हम लोग महाजनी बट्टा का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाला हुआ है इस चैनल में। ठीक है, इस चैनल में वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसके कुछ अधूरी बातें, अधूरी यादें, अधूरी कुछ कहानी रह गई थी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। वहां पर मैंने बताया था कि बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, SI ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम। अनएक्सपायर्ड टाइम, अनएक्सपायर्ड टाइम के लिए बिल पर ब्याज। इसको हिंदी में अगर मैं कहना चाहूं तो क्या कहूंगा, शेष समय के लिए बिल पर ब्याज, बिल पर ब्याज। इसको और एक चीज कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं SI ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बिजनेसमैन है रामलाल और दूसरा है श्यामलाल। ठीक है, रामलाल को कुछ गुड्स, बिजनेस गुड्स यानी कि बिजनेस में बेचने वाली चीजों, सामान, वो सब की जरूरत पड़ गई तो श्यामलाल से खरीदने के लिए गया। श्यामलाल एक होलसेलर है, रामलाल एक रिटेलर है, रिटेल आउटलेट चलाता है। ठीक है, तो वो बिजनेस गुड्स लेने गया किस पर, बाकी में, ऑन क्रेडिट। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि बाकी में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, किस्त में ले रहा है, किससे, श्यामलाल से। श्यामलाल यहाँ पर क्या हो गया श्यामलाल जो है विक्रेता हो गया, श्यामलाल, रामलाल जो है खरीदार हो गया। ये दोनों बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के बीच ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच नहीं, बल्कि बिजनेसमैन और बिजनेस बीच के बीच ट्रांजेक्शन जब होता है, लेन देन जब होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो रामलाल और श्यामलाल हो गया। ठीक है, बिजनेस गुड्स खरीदना है किससे, श्यामलाल से। तो श्यामलाल जो है रामलाल को बोलता है कि भाई तू तो बाकी में खरीद रहा है, इसीलिए तू कब पैसे देगा बोल के पूछता है रामलाल को। तो रामलाल बोलता है कि भाई मैं तुझको 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स पैसे दूंगा। तो मान लो आज का डेट है 26 तारीख दिसंबर का महीना 2025, यानी कि 3 महीने बाद कितना डेट होगा, 26 दिसंबर से 26 जनवरी हो गया, 26 जनवरी से फिर 26 फरवरी, 26 मार्च, यानी कि 26 मार्च को पैसे देगा 2026, 26 मार्च 2026 को पैसे देगा। कौन, रामलाल। 3 महीने बाद देगा ना, तो इतना ही डेट निकल के आता है। तो यहाँ पर श्यामलाल क्या बोलता है कि ठीक है, तब एक प्रूफ, एक ड्राफ्ट तैयार करता है श्यामलाल। ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करता है। तो श्यामलाल बच्चों एक ड्राफ्ट तैयार करता है। क्यों तैयार करता है, क्योंकि बाकी में लेन देन हो रहा है, बाकी में हो रहा है, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार करता है, एक पर्ची तैयार करता है, एक बिल तैयार करता है, जिसको हम लोग हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं B.O.E, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये है। यहाँ पे एक स्टैंप है, यहाँ पे स्टैंप है, यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे प्लेस है, जहां पर श्यामलाल का दुकान है उस जगह का प्लेस, और जब लिया सामान रामलाल ने वो डेट, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। मान लो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज, 3 months after date, 20 lakh rupees pay to me only for value receipt। जितना का सामान लिया था उतना का अमाउंट जो है वो 20 लाख का बन रहा था, तो उतना अमाउंट मैं रिसीव करूंगा बोल के लिखा है। तो यहाँ पर ड्रॉई का साइन होगा,
नेम होगा ड्रॉई का नेम, साइन के लिए अलग जगह होगा। ड्रॉई का एड्रेस होगा, यहाँ पर ड्रॉयर का नेम होगा और यहाँ पे ड्रॉयर का एड्रेस होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट होगा और यहाँ पे अमाउंट मेंशन किया रहेगा। मान लो 20 लाख का सामान परचेज किया है उसने, किसने? रामलाल ने श्यामलाल से। तो ये 20 लाख अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 3 months आफ्टर, मतलब 3 महीने बाद क्या करेगा? 20 लाख रुपए मुझे मिलेगा, सिर्फ सामान जितना बेचा हुआ है उतना का अमाउंट है बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, श्यामलाल ने ड्राफ्ट यानी कि हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया। तो यहाँ पे ड्रॉई का नेम और एड्रेस, ड्रॉयर का नेम और ड्रॉयर का एड्रेस। देखो ड्रॉई और ड्रॉयर कौन कौन सा है? देखो जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा वो ड्रॉई है। वो क्या है? जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा यानी कि जो पैसा दे रहा है वो ड्रॉयर है। ठीक है, वो ड्रॉयर है। और बैंक क्या है? जहां से पैसा कटेगा वो ड्रॉयर है। तो रामलाल यहाँ पर ड्रॉयर हो गया और ड्रॉई जो है बैंक हो गया। ठीक है, ड्रॉई क्या हो गया? बैंक हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ड्रॉई की जगह में ये श्यामलाल भी साइन कर सकता है, इसलिए दोनों साइन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया। यहाँ पर जो अमाउंट है बच्चों, इस अमाउंट का क्या नाम है? इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। और यहाँ पर जो डेट मेंशन किया हुआ रहता है, मान लो यहाँ पर डेट है कितना? डेट है कितना? मान लो 26 तारीख है, 26/12 महीना 2025 का डेट है। प्लेस कोई भी मान लो, दिल्ली मान लो, दिल्ली है। तो यहाँ पे 26/12/2025 है। यहाँ पर जो प्लेस है वो श्यामलाल का दुकान जहाँ पे है, श्यामलाल का वेयर हाउस स्टोर जहाँ पे है, उसका एड्रेस है। तो 26/12/2025 को इसने रामलाल ने श्यामलाल से लिया। तो ये जो डेट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग नॉमिनली ड्यू डेट कहते हैं। नॉमिनली ड्यू डेट। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं। देखो यहाँ पे 3 months बाद कितना डेट होता है? 26 तारीख। 3 महीने बाद पैसे दूंगा बोला है रामलाल ने। तो 3 महीने बाद जो डेट निकल के आ रहा है हम लोग के पास, 26 तारीख मार्च का महीना 2026। लेकिन और एक्स्ट्रा डेज मिलता है। एक्स्ट्रा डेज क्यों मिलता है? कभी कभी दुकानदार लोग भूल जाता है कि इतना डेट में मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे करके पैसे निकालना है बैंक से। तो इसीलिए 3 डेज और एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं, ग्रेस डेज भी कहते हैं, ग्रेस डेज, जिसको रियायती दिन कहते हैं हिंदी में। तो ये 3 दिन मिलाकर तारीख हो गया अभी 29 तारीख मार्च का महीना 2026, ये डेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो डेट आया इसको हम लोग लीगली ड्यू डेट कहते हैं, लीगली ड्यू डेट कहते हैं। ठीक है, लीगली ड्यू डेट। तो रामलाल ने 3 महीने बाद पैसे देने का वादा किया है श्यामलाल से। तो श्यामलाल ने एक बिल तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी कहते हैं। उसमें जो डेट है ये यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे ड्रॉई जो है वो क्या है? रामलाल है। और श्यामलाल जो है ड्रॉयर यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। तो फेस वैल्यू ये है, यहाँ पे अमाउंट जो है, जो बिल छपा हुआ रहता है, बिल में जो अमाउंट छपा हुआ रहता है, जो जितना पैसे का इसने बिजनेस गुड्स खरीदा है श्यामलाल से, वो जो जितना अमाउंट रहता है उसी को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, बिल में छपा हुआ मूल्य। ठीक है, ये जो डेट है इसको हम लोग नॉमिनली ड्यू डेट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो 26 तारीख है ये तो आज का डेट है ना, लेकिन 3 महीने बाद जो डेट निकलेगा 26 मार्च 2026 है। ये जो डेट है इसको नॉमिनल ड्यू डेट नहीं, इसको तो हम लोग करेंट डेट कहते हैं। तो इसको हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं, 26 मार्च 2026, इसको हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं। ठीक है,
तो नॉमिनल ड्यू डेट इधर में 26 मार्च 2026 है। अब देखो यहाँ पर 29 मार्च 2026 है। और बिजनेस बिजनेस गुड्स कब खरीदा? 26 दिसंबर 2025 को खरीदा। किसने? रामलाल ने श्यामलाल से। देखो यहाँ पे मान लो श्यामलाल को पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में, क्योंकि बिजनेसमैन है भाई, तो 26 जनवरी 2025 को अगर 2026 को अगर बिजनेस की पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये बिल को ले जाके किसके पास जाएगा? बैंकर के पास। तो बैंकर क्या करता है? बैंकर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक हो गया HDFC, PNB, बंधन बैंक, कोई भी बैंक है, बहुत सारा बैंक है जो बैंकर का काम करती है। तो बैंकर क्या करेगा? बैंकर को हिंदी में महाजन भी कहते हैं, इसलिए महाजनी बट्टा बैंकर का डिस्काउंट। अब देखो श्यामलाल को जरूरत पड़ गई कब? 26 जनवरी 2026 को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये 20 लाख रुपए का BOE यानी बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंकर के पास गया। तो बैंकर क्या इतना अमाउंट दे देगा? प्रश्न उठता है। फेस वैल्यू क्या इतना ही अमाउंट दे देगा? नहीं। बैंकर क्या करेगा? 26 जनवरी 2026 को इसको पैसे की जरूरत पड़ गई थी, तो इतना को तो पैसे दे देगा, लेकिन कितना पैसा दे देगा? ये 20 लाख रुपए से कुछ कम पैसे दे देगा, कुछ अमाउंट काट लेगा बैंकर, ठीक है। यानी कि ये जो काटा हुआ अमाउंट है ये कहाँ कहाँ का कैलकुलेट होता है बोलने से? 29 मार्च 2026 ये वाला डेट जो है 29 मार्च 2026 तक का जो डेट है, इसी को हम लोग अनएक्सपायर्ड टाइम कहते हैं। यानी कि बिल अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है। बिल अभी तक क्या हुआ है? एक्सपायर नहीं हुआ है। 29 मार्च इसका लास्ट डेट है बिल एक्सपायर होने का। उसके बाद ये जो हुंडी, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चलेगा नहीं। 29 मार्च के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए अनएक्सपायर्ड टाइम मतलब 26 जनवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक का टाइम पर जो ब्याज बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, उतना अमाउंट काटने के बाद श्यामलाल को कुछ पैसे दे देगा, यानी कि 20 लाख रुपए से थोड़ा कम ही पैसा श्यामलाल को मिलेगा। इसी को हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं स्टैंप की। ये स्टैंप लगाना जरूरी है। आप लोगों ने बच्चों जब जमीन खरीदते हैं, किसी ने जब भी कुछ बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, तब उस पर आपने 100 रुपए का नोट वाला छपा हुआ पर्ची में देखा होगा, बिल पे, जहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं कि इतना इतना पूरा स्टोरी लिखते हैं ट्रांजैक्शन का, लेन देन का। उसके बाद 100 रुपए का, 500 रुपए का या 2000 रुपए का नोट जो है ऐसे छपा हुआ दिखता है। आप लोग को बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने। इसको हम लोग स्टैम्प कहते हैं। और इसलिए वो स्टैम्प वाला पेपर जरूरी होता है, क्योंकि कानूनी वैधता जरूरी है जब भी लेन देन हो रहा हो। कानून के अंदर के, कानून के दायरे में रहकर ही ये काम किया गया है। ये पेपर उसी का प्रूफ होता है, इसलिए एक स्टैम्प भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चलिए मिटा दिया जाए। तो बच्चों अब मिटा चुके हैं। अब SI ऑन फेस वैल्यू मतलब क्या है? फेस वैल्यू जितना है उस पर SI लग रहा है, ठीक है। तो अभी और एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लो 100 रुपये आपने किसी से उधार लिया 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, तो यहाँ पर 10 रुपये बना इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये और इसको जोड़ने के बाद 110 रुपये हुआ। फिर इस पर भी 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का दूसरे साल का 11 रुपये होता है। तो ये तब 121 रुपये हो जाता है। यहाँ पर ये जो 10 रुपये है, इसी को हम लोग ने ट्रू डिस्काउंट कहा था पिछले वीडियो में, और इसको हम लोग ने बैंकर्स डिस्काउंट यानी कि B.D कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मतलब तो हमने ये जाना, एक्चुअली में देखो 100 रुपये का 10% के हिसाब से 10 रुपये जो है ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये ब्याज आ रहा है। यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग ने प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन कहा था, और इसको हम लोग ने सम कहा था यानी कि देय धन कहा था, और इसको हमने क्या कहा था? अमाउंट यानी कि मिश्र धन कहा था कि नहीं? कहा था। तो प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है? SI ऑन प्रेजेंट वर्थ है, यानी कि साधारण तत्काल धन पर साधारण ब्याज है ट्रू डिस्काउंट। और बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? SI ऑन सम यानी देय धन पर साधारण ब्याज है, ठीक है। ये भी है।
तो ऐसा हम फेस वैल्यू मतलब बिल के सापेक्ष में, ये बिल में जो अमाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी बैंकर्स डिस्काउंट है, और देय धन पर जो ब्याज लगता है वो भी बैंकर्स डिस्काउंट है। ये सब ने हम लोग ने जाना। तो देखो बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अब बैंकर्स गेन समझो। बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर्स गेन का फॉर्मूला था हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अगर बैंकर्स डिस्काउंट देखें तो यहाँ पर कितना है, 11 रुपये है। ट्रू डिस्काउंट कितना है बोलने से 10 रुपये है। 11 में से 10 गया, कितना बचा, 1 रुपये। तो 1 रुपये बैंकर्स गेन यानी कि महाजनी लाभ, यानी कि महाजन का जो लाभ होता है वो 1 रुपया है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि बैंकर्स गेन मतलब होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स गेन को ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो 1 रुपया आ रहा है ये 11 में से 10 को घटाया जा रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग 10 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए का 10%। का मतलब क्या होता है, यहाँ पर का मतलब गुना होता है। तो 10 रुपए का इंटू 10% यानी कि 10/100, तो 0,0,0,0 काट देंगे तो 1 रुपये बचता है। यानी कि 10 रुपए का 10% जो है वो क्या है, 1 रुपया है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को समझ में ये आ रहा है कि बैंकर्स गेन जो है ये क्या है, ये ट्रू डिस्काउंट पर साधन ब्याज, SI ऑन TD, ठीक है, SI ऑन TD। क्योंकि SI कितना है, सॉरी TD कितना है, 10 रुपये है। तो 10 रुपये का 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 रुपये आ रहा है। तो ये 1 रुपये हम लोग BD माइनस TD करने के बाद भी आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने बैंकर्स गेन को ये भी माना, ये भी कहा कि SI ऑन TD। ये सब फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। और एक फार्मूला है बच्चों, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, जहाँ पर मैंने कहा था सम इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो बच्चों, बिल के सापेक्ष में यहाँ पे सम की जगह फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। इतना बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फेस वैल्यू को कभी कभी सिर्फ एफ भी लिखा जाता है और F.B भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इतनी सारी क्लियर हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, तो भाइयों बहनों, आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा, तो कि आप पूछ सकते हैं कि सर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज किया, चेक भी तो यूज कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर इसके लिए। तो बच्चों, हम लोग को जरूरी है कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस समझना। देखो बच्चों, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग B.E कहते हैं इन शॉर्ट। चेक दोस्तों होता है इमीडिएट पेमेंट के लिए, मतलब तुरंत अगर किसी को पेमेंट करना है, इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है दोस्तों बच्चों, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें टाइम दिया हुआ रहता है, 4 मंथ का, 3 महीने का, 2 मंथ का, इसमें टाइम। लेकिन इसमें इमीडिएट चेक सबमिट करना पड़ता है बैंक में, नहीं तो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस की खबर आप लोगों ने सुनी होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती, नो स्टैम्प। लेकिन स्टैम्प इसमें जरूरी पड़ता है, स्टैम्प इज मैंडेटरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, स्टैम्प रहता ही है। तीसरी बात यह है कि ये तो इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है, ये ऑन डिमांड बनाया जाता है। जब डिमांड होता है, किसी को पैसे की जरूरत हो गई तो हम लोगों ने उसको पैसे भेजा। लेकिन ये तो सिर्फ सामानों का जब खरीद बिक्री होता है उस टाइम यूज होता है, इसलिए नो डिमांड भी कह सकते हैं। नो डिमांड, इसका डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ। चौथी बात, चेक जो है इसमें ड्रॉवी का जो साइन, ड्रॉवी साइन इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है ड्रॉवी का साइन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉवी का साइन काफी जरूरी होता है।
यानी कि ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो। साइन इज अर्जेंट देना ही पड़ता है। तो ये सारे कुछ डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में। तो इतना बच्चों हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने चला। तो इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ 12,750 ड्यू इन 4 months एट 6% पर ईयर पर एनम। बच्चों हम लोग ने जो बैंकर्स डिस्काउंट देखा, वो बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, फेस वैल्यू एसआई ऑन फेस वैल्यू है, एसआई ऑन फेस वैल्यू है, ये भी देखा। ट्रू डिस्काउंट जो है वो एसआई ऑन प्रेजेंट वर्थ है, और बैंकर्स गेन जो है वो बीडी माइनस टीडी है, ठीक है। इतना हम लोग ने अभी तक जाना। तो फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, एक बिल का है, बिल का अमाउंट दिया हुआ है 12,750, ड्यू कितने मंथ का है, 4 months के लिए, और 6% पर ईयर। ये परसेंटेज जो है ये बिल में लिखा हुआ नहीं रहता है जब रियल ट्रांजेक्शन होता है रियल वर्ल्ड में उस समय, लेकिन 6% करके ही अक्सर लोग काटते हैं, ये ऐसा चलते आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 12,750 है, इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में देय धन भी कहते हैं या फिर सम भी कह सकते हैं, लेकिन बिल में है तो इसको हम लोग फेस वैल्यू कहेंगे। बिल ऑफ टाइम कितना हुआ है, 4 months का है। तो 4 months को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 × 4 4 × 12 यानी कि 1/3 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 6% का। फॉर्मूला हमारे पास मैंने क्या बताया था, बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला फेस वैल्यू यानी कि एफ सिर्फ लिख देता हूँ, आर इंटू रेट इंटू अपॉन टाइम। तो फेस वैल्यू जो है 12,750 इंटू रेट है 6% और टाइम है 1/3 और यहाँ पर 100। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 को काट दिए, और 3 दूना 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 × 5 5 दूना 10, 2 इधर गया 5 × 5 25, 2 इधर गया 5 × 5 25, यानी 255 रुपये जो है ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। सॉरी, ये बैंकर्स डिस्काउंट है, यही आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं 12,750 4 months एट 6% पर ईयर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा बैंकर्स डिस्काउंट से रिलेटेड। अभी भी कुछ डाउट है आप लोगों के मन में, जब भी आप लोग सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मैं हर संभव रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अलग टाइप के कठिन प्रश्नों को लेकर आऊँगा बैंकर्स डिस्काउंट का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पास करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।